नमस्कार, बिग ब्रेकिंग देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले चर्चा भानु प्रतापपुर की करेंगे। उपचुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मतदान केंद्रों पर वोटरों की कतारें लगी हुई हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी सुबह ही मताधिकार का प्रयोग कर चुकी हैं। आपको बता दें कि ब्रह्मानंद नेताम ने भी वोट डाल दिया है और लगातार तमाम मतदान केंद्रों पर दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होनी है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तरफ मतदान की क्या प्रक्रिया है उस बारे में आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। साथ ही साथ ब्रह्मानंद नेताम जब वोट डालने के लिए पहुंचे वो भी तस्वीर। वोटर्स की लंबी कतारें और दूसरा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। और ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक बार फिर से कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने वोट डाला। दूसरी तस्वीर बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की जब मताधिकार का प्रयोग करने वो पहुंचे। और सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी अकबर उर्राम उन्होंने जब वोटिंग की उसकी भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, तीनों ने जब वोटिंग की उस वक्त की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रत्याशी ने मतदान कर दिया और इसी बात की अपील लोगों से भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द घरों से निकलकर मताधिकार का प्रयोग करें। और तीनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा भी कर चुके हैं। हालांकि आज जो किस्मत का फैसला है ईवीएम में कैद हो जाएगा और 8 दिसंबर का दिन होगा जब नतीजे सामने आएंगे। और भानु प्रतापपुर उपचुनाव पर निर्वाचन आयोग की भी पूरी नजर है। रायपुर के सीईओ दफ्तर से निगरानी रखी जा रही है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरी चुनाव की। सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखी जा रही है। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर भी निगरानी बरकरार। भानु प्रतापपुर उपचुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको न्यूज 18 पर हम दिखा रहे हैं और इसी तरह से पूरी जो नजर है वो निर्वाचन आयोग की भी है। मीडिया मॉनिटरिंग जो सेल है वहां पर हम पहुंचे हुए हैं। किस तरह से ये पूरी मॉनिटरिंग हो रही है ये आप देख ही सकते हैं कि तमाम न्यूज चैनलों के बीच न्यूज 18 की भी मॉनिटरिंग यहां पर की जा रही है और जितने भी न्यूज चैनल्स हैं वो ये एक तरह से यहां पर आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा जो निगरानी कर रहे मीडिया के जो टीम है यहाँ पर वो भी आपको दिखाई देगी। जो मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं कि किस तरह से पूरी गतिविधियां चल रही हैं, किस तरह से निर्वाचन इस वक्त चल रहा है। और एक तरह से ये लगे हुए हैं सुबह से ही जो भानु प्रतापपुर उपचुनाव का दंगल है, वोटिंग की जो हर तस्वीर है उस पर एक तरह से निर्वाचन आयोग की तरफ से नजर जमाए हुए हैं और ये पूरी तरह से मॉनिटरिंग जो चल रही है। आप देखिए कि एक तरह से इनके स्क्रीन पे भी न्यूज 18 ही चल रहा है। तो कुल मिलाकर के पल पल की अपडेट तो हम आपको दे ही रहे हैं। साथ ही निर्वाचन आयोग भी पूरी तरह से हर गतिविधियों पर नजर रखा हुआ है कि किस तरह की क्या अपडेट है, कितना अभी तक के वोटिंग % हुआ है और तमाम जो तैयारियां एक तरह से रही हैं। इससे पहले से ही मॉनिटरिंग जो सेल है ये तैयार किया गया था और जो आपको दिखाई देंगे यहाँ पर जो कि नजर रखे हुए हैं कि किस तरह से मतदान चल रहा है, कौन सी खबरें चल रही हैं, कहां से किस तरह की खबर आ रही है। तो यहां से जो अपडेट है वो भी एक तरह से जिला कलेक्टर तक और जो तमाम जिम्मेदार अधिकारी हैं उन तक पहुंचाई जा रही है। तो कुल मिलाकर के पूरी जो भानु प्रतापपुर उपचुनाव की अपडेट है वो तो हम आपको दे ही रहे हैं। साथ ही साथ निर्वाचन आयोग की भी नजर इस पूरे चुनाव पर टिकी हुई है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। तो देखिए मॉनिटरिंग की स्थिति हमने आपको समझाई और भानु प्रतापपुर में मतदान को लेकर क्या कुछ हालात है इस बारे में भी हमें जानकारी देंगी सहयोगी ममता लांजेवार भानु प्रतापपुर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। उनका हम रुख कर लेते हैं। ममता, आपसे हम जानकारी चाहेंगे भानु प्रतापपुर में क्या स्थिति मतदान की, कितने % वोटिंग के अभी तक? बिल्कुल, देखिए वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें तो करीबन 40% से ऊपर वोटिंग हो चुकी है। आरपी सिन्हा सर मौजूद हैं जो पुलिस अधिकारी है यहाँ पर। लगातार मॉनिटरिंग जो है वो पुलिस की हो रही है और हमने दिखाया था कि किस तरीके से जो है वो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल जो है वो तैनात किया गया है। उनसे पूछते हैं क्या स्थिति दिखाई दे रही है सर लॉ एंड ऑर्डर की? स्थिति अभी लाइन ऑर्डर की कुछ नहीं है, सब शांतिपूर्ण चल रहा है। मतदान अच्छी शांति व्यवस्था के साथ हो रही है, कोई लाइन ऑर्डर की स्थिति नहीं है। यहाँ का साफ तस्वीर आई है कि कितने प्रतिशत तक मतदान? अभी यहाँ 40% लगभग मतदान हो चुका है पर शांतिपूर्ण ढंग से हो रही है। जी, किस तरह की व्यवस्था देख रहे हैं आप?
मैं यहाँ का पेट्रोलिंग की व्यवस्था देख रहा हूँ पूरे बूथ का। यहाँ चारामा का जितना बूथ है उसका पेट्रोलिंग की व्यवस्था कितने देख रहा जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं? हूँ। यहाँ पे कम से कम 25 जवान तैनात है इस बूथ पर पे। एक बूथ में? एक बूथ पे। हर बूथ में इस तरह से जवान तैनात किए गए सभी हैं? बूथों पे ऐसा जवान तैनात है और पेट्रोलिंग अलग लगी हुई है। जी। मतलब चाहे संवेदनशील हो चाहे संवेदनशील ना हाँ, हो। सभी जगह ऐसी जवान लगे हुए हैं हमारे। जी बिल्कुल। और आप देख सकते हैं कि ये मैं आपको तस्वीरें फिर से दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से वोट देने के लिए सभी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लंबी कतारें जो है वो बूथ के अंदर भी दिखाई दे रही हैं। वोट देने के लिए आए हैं आप लोग? हाँ, वोट देने के लिए आए हैं। सभी को वोट देना चाहिए। हाँ, वोट देने आए हैं? हाँ, वोट देने के लिए आए हाँ, हैं? हाँ, सबको वोट देना चाहिए हाँ, आपको लगता है? हाँ, वोट देने आए हैं। जी। हाँ, देने आए हैं। महिला वोटर्स जो है वो खासतौर पे उत्साहित दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि लगातार जो है वो प्रत्याशी भी यहाँ पर जो है वो लगातार आ रहे हैं, वोटर्स से मिल रहे हैं और ये अपील कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है वोट दी जाए। हमने दिखाया था कि किस तरह से ब्रह्मानंद नेताम जो है वो लगातार बूथों में घूम रहे हैं। ये आप तस्वीरें लंबी लंबी देखेंगे। सीआरपीएफ के जो जवान है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। अत्याधुनिक जो हथियार के साथ में जो जवान है वो तैनात किए गए हैं जगह जगह पर और पूरी टुकड़ी जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है। तो ये जो है वो लोकतंत्र की सशक्त तस्वीर अगर हम कहें तो वो दिखाई कह सकते हैं और बड़ी संख्या में जो है वो जो है पूरी व्यवस्था की गई है, चाहे वो महिला वोटर्स हो चाहे पुरुष हो, है सभी को जो है ये है कि सब जो है यहाँ पर वोट देने के लिए आए। इसके लिए भी खासतौर पे व्यवस्था की गई है। एक बार फिर से मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो आपको दिखाएं कि कैसे जो है वो कतारें लगी हुई है और सभी जो को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वोट जो है वो देना सबका अधिकार है और जरूर वोट देना चाहिए, अपने मत का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। और ये सबसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो पर्व होता है वो इसीलिए आम लोगों के लिए ही होता है, आम जनता का ही होता है कि ताकि वो जो है वो वोट दे सके और अपना जनप्रतिनिधि चुन सके। जी बिल्कुल, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ममता, तस्वीरें हमने देखी और उसी तरह की तस्वीरें केम नारायण की तरफ से भी सामने आ रही हैं। आपके पीछे केम कई सारे लोग मौजूद हैं, कतारें लगी हुई हैं वोटिंग के लिए। क्या कुछ स्थिति वहां पर परसेंटेज अब तक क्या है? जी, मैं अभी यहाँ पर चरामा के संगवारी मतदान केंद्र पर हूँ, जहाँ पर मतदाताओं को लुभाने के लिए काफी अच्छा सुंदर एक सेल्फी जोन लगाया गया है। यहाँ पर एक बुजुर्ग दादी जो है वो यहाँ सेल्फी जोन में खड़ी हुई हैं। देख सकते हैं आप, ये संगवारी केंद्र जो है महिलाओं के संख्या को देखकर महिला मतदान दल को यहाँ पर दिया गया है, जो मतदान की प्रक्रिया को यहाँ पर पूरी कर रहे हैं। और मेरे पीछे इधर बाएं साइड जो है देख सकते हैं आप कि मतदान के लिए कितना उत्साह है। और यहाँ पर जो मतदाता हैं वो लोगों की अभी भी कतार बनी हुई है और लोग मतदान करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और देख यहाँ पर अपन एक जागरूक मतदाता से बात करते हैं। सर, कितने देर से आपने लाइन लगाई है और कैसा लग रहा है आपको? मैं लगभग आधे घंटे से आया हूं सर। मुझे तो अच्छा लग रहा है क्योंकि लोकतंत्र के पर्व में हम मतदान के लिए आए हैं और कुछ मेहनत करेंगे तो हमको भी फल मिलेगा, ऐसी आशा है। जी जी, ये मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा ऐसी आशा है इनको। और भी है, बहुत लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। चलिए युवा मतदाता से बात करते हैं। भैया, बताएंगे आपको कितना मजा आ रहा है आज? उत्साह तो है सर, लोकतंत्र है, वोट देने के लिए आए हैं। जी जी जी, कब से खड़े हैं आप? मुझे अभी 20 मिनट हो गए सर। जी जी, 20 मिनट से आप आए हैं और लाइन पर खड़े हुए हैं। जी, देख सकते हैं आप कि कितने युवा हो, बुजुर्ग हो या महिला हो, महिलाओं की संख्या इस मतदान केंद्र में ज्यादा है। इसलिए यहाँ पर महिला मतदान दल जो है अपनी मतदान प्रक्रिया पूरी करा रही है और काफी मतलब लोग यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं जो वोटिंग कर रहे हैं। और अब तक अभी बता दूं कि न्यूज 18 की इस महा कवरेज में अभी वोटिंग जो प्रतिशत है भानु प्रतापपुर उपचुनाव में वो 35% से ऊपर हो चुका है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका खेम नारायण। ममता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए और लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे वोटिंग परसेंटेज से भी। आगे बढ़ते हैं, अंबिकापुर का इस बार अब रुख करेंगे। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक बड़ी घटना सामने आई है। मातृ शिशु वार्ड में 3 बच्चों की मौत की खबर है, परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। बिजली बंद होने से अफरा तफरी मच गई। कलेक्टर सरगुजा भी अस्पताल पहुंचे हैं, मौके पर स्थिति का जायजा ले रहे हैं।
लेकिन फिलहाल अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है। साथ ही परिजन भी लगातार इस बात को सूचित कर रहे हैं कि बच्चों से अस्पताल प्रबंधन नहीं मिलने दे रहा है। गोल हो गया था, कोई बोल रहे हैं कि बच्चे 3 ठो डेथ हो गए हैं। मेरे को भी डाउट लग रहा है कि मेरा बच्चा, डॉक्टर लोग नहीं बता रहे हैं कि किसका बच्चा डेथ हुआ है, इसे अंदर जाने को मना कर रहे हैं, अभी नहीं बता सकते हैं। डॉक्टर लोग आएंगे तो बताएंगे। वो भी डर है कि मेरे देखने नहीं जा रहे हैं बच्चे का हालत कैसे है, तबीयत बस पूछना है, देख के आना है मेरे को, नहीं अंदर ढुकने को मना है, जाने ही नहीं दे रहे हैं। रात में वही 11-12 बजे रात में लाइट गोल हुआ, उसके बाद भोर में आए 3 बजे, फिर उतना तक पूरा अंधेला था, फिर रोने गाने किए, बहुत परेशानी हुए। लड़का लोग तो बहुत इधर उधर हुए, और जो भी घटना हुआ लाइट का ही कारण, काहे कि लाइट नहीं था इसके कारण मतलब लड़का लोग को ऐसा हुआ। काहे कि खुला में तो रखते हैं लड़का लोग को, वहाँ से वो लड़का लोग वहीं था, लेकिन लाइट नहीं था तो क्या करेंगे, उन लोग कुछ नहीं किए, अब क्या करेंगे, अब लाइट रहेगा तब तो कुछ। हम लोग को तो सुबेरे बताए इनको कि ऐसा ऐसा हुआ, लाइटें तो गोल हुआ था, तो फिर क्या बोलते कोई जुगाड़े नहीं किए इन लोग, भाई जनरेटर होते तब तो। बंदे हो गया था होगा, जब लाइटें नहीं रहेगा तो मशीन से कहाँ चालू रहेगा। 14-15 दिन हो गया, अब अपना बच्चा खत्म हो। तो देखिए बेहद ही गंभीर मामला है और जांच की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और उसको लेकर जब न्यूज 18 ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से भी जब बातचीत की, उन्होंने भी जांच का आश्वासन दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं आपको। अंबिकापुर से लौटा, रात को रायपुर पहुंचा था, तब तक कोई जानकारी नहीं मिली थी। आज सुबह ये जानकारी मिली कि 4 बच्चों की मृत्यु हुई है एमसीएच अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज के एमसीएच अस्पताल में। 2 बच्चों की मृत्यु जो बिजली की घटना आप कह रहे हैं उसके पहले हुई थी, और 2 की बिजली जाने की घटना के बाद हुई है। और बिजली एक बात सामने आती है, लेकिन जनरेटर वहां पर रहते हैं। एमसीएच में बिजली चली जाए, आपात स्थिति में बच्चों को रखा जाता है, तो जनरेटर चालू होने चाहिए थे। और मुझे बताया गया कि जहां वेंटिलेटर थे वहां जनरेटर शायद चालू भी थे, अन्य जगह चालू नहीं थे। क्या कारण है, ये माताएं, इनके बच्चों का जन्म अस्पताल में ही हुआ था कि बाहर से हुआ था, ये सब की जांच के लिए मैं भी मौके पे जा रहा हूँ। सीएम साहब से भी बात हुई मेरी, हेलीकॉप्टर उनने उपलब्ध करा दिया है। 1 बजे हम लोग टेक ऑफ कर रहे हैं। विभाग के सचिव जी भी रहेंगे, डीएमई भी रहेंगे, एक पीडियाट्रिक विशेषज्ञ भी रहेंगे, और मौके पे जाके कहीं कोई लापरवाही हुई, कहीं कोई और कारण तो नहीं है, क्या बच्चे कमजोर, सामान्य रूप से वहाँ ऐसे ही बच्चे भर्ती होते हैं जो अंडरवेट होते हैं, प्री मैच्योर होते हैं, क्या कारण था मृत्यु का, कोई लापरवाही की बात अगर आएगी तो कड़ी कार्रवाई भी होगी। बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जिस तरीके से एक साथ 4 बच्चों की जान चली जाती है, परिजनों के आरोपों को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनका यह आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन लापरवाही किया, इसकी वजह से मासूमों की जान चली गई। सर, ये जो मैंने बताया जांच का विषय, ये परिजनों के भी बयान लिए जाएंगे, उनसे भी पूछताछ होगी, और कोई भी लापरवाही आएगी तो उसमें निसंदेह इसमें कड़ी कार्रवाई होगी। जी, अस्पतालों में मातृ शिशु वार्ड में यदि कोई लापरवाही होती है तो ये बहुत ही गंभीर मामला हो जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि यदि शिशु वार्ड में इस तरीके की लापरवाही है तो जाहिर सी बात है कि जो अन्य वार्ड होते होंगे वहां पर कैसे स्थिति बनती होगी। तो एक सख्त एक्शन की और सख्त निगरानी की भी जरूरत है यहाँ पर। मुझे जो प्रारंभिक रिपोर्ट मिली कि स्टाफ पूरा तैनात था और उनने अपने तरफ से प्रयास किया। ये प्रबंधन है वो अपना पक्ष रखता है, परिजनों से पूछना पड़ेगा कि वस्तु स्थिति क्या थी, और किसी को जानकारी होगी उनकी बात भी हमको संज्ञान में लेनी होगी। और ये सारी स्थितियों को देख के भविष्य में ऐसा ना हो ये भी देखना पड़ेगा। कुछ साल पहले भी एक घटना हुई थी, उसमें 24 घंटे के अंदर मृत्यु यहाँ ज्यादा हुई थी। लंबी जांच कराई गई थी, कहीं कोई और बात तो नहीं है, कोई बैक्टीरिया की बात तो नहीं है, कोई दूसरे कारण तो नहीं है। उनमें सुधार के लिए भी पहल किए गए थे। अभी एक साथ 4 बच्चों की अगर मृत्यु होती है तो हम सबको झकझोर देती है ये बात। बिल्कुल ये ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गया, कोई लापरवाही थी क्या। जहां तक बिजली की बात है, मुझे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है अस्पताल के, उनसे मैंने रिपोर्ट ली थी प्रारंभिक। उनने मुझे यही बताया था कि 2 बच्चों की मृत्यु उसके पहले और 2 की बिजली आ जाने के बाद हुई। मौके पे जाके और बात देखनी पड़ेगी। बिजली की बात तो जनरेटर क्यों नहीं चालू था,
आकस्मिक किसी अन्य कारण से अगर बिजली चली गई तो बच्चों के लिए व्यवस्था रहती ही है वहाँ, तो वो बैकअप क्यों नहीं काम किया, क्या कारण थे, ये सब देखने होंगे। तो देखिए, स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव को आपने सुना, साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि जांच के लिए मैं खुद वहां पर पहुंच रहा हूं। उसके बाद अगर दोषी पाए जाते हैं लोग, लापरवाही सामने आती है तो कार्रवाई भी जरूर होगी। ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। ये श्रवण महंत हमारे संवाददाता अंबिकापुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रवण, उसी अस्पताल में शायद आप मौजूद है जहाँ की घटना है, लेकिन क्या कुछ स्थिति अभी तक स्पष्ट हो पाई है? क्योंकि अस्पताल ने तो ये कहकर पल्ला झाड़ दिया है कि गंभीर हालत में थे बच्चे, इसलिए उनकी मौत हो गई है। बिल्कुल, देखिए, सरगुजा संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है मेडिकल कॉलेज, और यहाँ पे एसएनसीयू वार्ड है, उसमें एक दुखद घटना सामने निकल कर आई है, जहाँ कल देर रात जो है बिजली गुल हो गया। बिजली गुल होने की वजह से यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल हो गया था। जो दूसरी बात ये भी सामने निकल कर आई है कि जो यहाँ बिजली गुल होने के बाद यहाँ बैकअप की व्यवस्था नहीं की गई थी, तो एक बड़ा लापरवाही देखने को मिला था। उस लापरवाही का नतीजा ये निकला कि यहाँ पर जो बच्चे हैं, 4 बच्चों की यहाँ पर मौत हो गई है। और जो परिजन है ये आरोप लगा रहे हैं कि जब बिजली गुल हुई तो यह अस्पताल में किसी तरह से बैकअप की व्यवस्था नहीं थी। हम अभी इसी अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड के सामने मौजूद हैं, और इस बात को जैसे ही खबर जो मिलती है अधिकारियों को, तो पूरे जो अधिकारी का अमला है यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे स्वास्थ्य अधिकारी, जैसे मैं अस्पताल के डीन की बात करूँ या सीएमएचओ की बात करूँ, या तमाम जो जनप्रतिनिधि है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जिला प्रशासन, पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद है। और एसएनसीयू वार्ड के अंदर जो है, जहां बच्चे, नवजात जो शिशु है जो गंभीर अवस्था में यहाँ पे भर्ती किए जाते हैं, वो जो शिशु का वो निरीक्षण कर रहे हैं और ये पता लगा रहे हैं कि आखिर मौत की वजह क्या है, या बिजली गुल होने की वजह से ही मौत हुई है, या फिर ये बच्चे की मौत का कारण क्या है। हालांकि ये जो एसएनसीयू वार्ड है वहाँ पर गंभीर मरीजों का ही यहाँ जो नवजात शिशु है उनको यहाँ पे भर्ती किया जाता है और उनका यहाँ पे इलाज चलता है। और जिस तरह से यहाँ पर बात सामने निकल के आ रही है कि रात में बिजली गुल हुआ और अफरा तफरी का माहौल मचा, तो लोग जो हैं, जो उनका परिवार है, वो काफ़ी चिंतित हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे जो एसएनसीयू है वहाँ पे भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो प्रशासनिक अमला हैं वहाँ पे मौजूद हैं और जो जांच है वो जांच करने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर में ये मौत की वजह क्या है। मैं आपको लेकर चलता हूँ। आप देख सकते हैं कि जहाँ तमाम जो है स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं यहाँ पे मौजूद हैं, कलेक्टर हैं, एसडीएम हैं और जो भी हैं पुलिस के विभाग के तमाम हैं, अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि जो कल जो लापरवाही एक बड़ी देखने को मिली है, यहाँ पे जो 4 नवजात शिशु हैं उनकी बिजली कटने से मौत हो गई है, ये आरोप परिजन लगा रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल था और चूंकि स्वास्थ्य मंत्री भी जानकारी मिला है तो वो पूरे इस विषय को निगरानी के लिए और जांच के लिए निर्देश दिए हैं और वो भी यहाँ पहुँचने की इनकी संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल श्रवण, ये भी आरोप था परिजनों का कि बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। क्या अभी स्थिति में सुधार आया है? जब जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे, क्या परिजनों से मुलाकात हो पाई बच्चों की? देखिए, कई परिजन से हमने बात की तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जिस तरह से मौतें हुई है और उनको एसएनसीयू के वार्ड में उनको जाने नहीं दिया जा रहा था और वो चिंतित थे कि कहीं हमारे बच्चे से किसी प्रकार का अनहोनी ना हो गई है और वो इसी बात को लेकर के काफ़ी प्रयास कर रहे थे कि वो उनसे बच्चे से मिले और जो है मिले और उनके बच्चे की खैर देखें। अभी कलेक्टर साहब भी हैं, हम सीधे उन्हीं से ही बात करते हैं। सर किस तरह से नीचे चलते हैं, बच्चों वाला वार्ड है ना, यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं करते। मौजूद निकल रहे हैं और जल्द ही ये जांच कर ये बताएंगे कि आखिर में मौत की वजह क्या है। एक मिनट, चलिए नीचे गेट बंद करिए पीछे से। आराम से भाई, आराम से पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे होइए, या तो आईडी एक जगह रख लीजिए। तो देखिए, कलेक्टर भी यहाँ पर पहुंचे हैं। श्रवण, तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरह से लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि जांच हो, उसके बाद कार्रवाई हो। एसएनसीयू में जो है 4 बच्चों का जो मामला आया है वो
5:30 से लेके और 8:30 बजे तक 4 बच्चों की मृत्यु हुई है, उसमें बिल्कुल सही है वो। और उसमें जो बच्चे थे वो क्रिटिकल कंडीशन में थे, उसको डीन साहब और अच्छे से बताएंगे। और हम लोगों ने बातचीत की, इलेक्ट्रीशियन से बात की, जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी डॉक्टर गौरी थे उनसे भी बात की है, और हमने जानने का प्रयास किया कि क्या उस समय क्या प्रॉब्लम आई थी और क्यों ये समस्या आई। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि बिजली के फ्लक्चुएशन से या बिजली की प्रॉब्लम से वेंटिलेटर बंद हो गया या वार्मर्स नहीं चले, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो अल्टरनेट सिस्टम होते हैं, वेंटिलेटर जो होता है उसके साथ एक यूपीएस का भी सिस्टम होता है। तो वेंटिलेटर्स लगातार चल रहे थे, वो ऑलरेडी ऑनलाइन होता है, उसको दोबारा फिर से चेक भी कराएंगे, सर्टेन भी कराएंगे वेंटिलेटर्स पे। क्योंकि आपको जानकारी में बता दूं कि 6 बच्चे वेंटिलेटर्स पे थे, और उनमें से 2 बच्चे जो क्रिटिकल कंडीशन में ही बच्चे वेंटिलेटर पे जाते हैं, उनमें से 2 बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, लेकिन 4 बच्चे अभी वेंटिलेटर पे हैं, और उनमें से 1 या 2 क्रिटिकल है। क्योंकि वेंटिलेटर पे वही बच्चे जाते हैं जिनकी कंडीशन थोड़ी खराब होती है, जिनको सांस पे दिक्कत होती है या सीएसडी की प्रॉब्लम रहती है, बहुत सारे जो मेडिकल कंडीशन होता है। लेकिन अभी उसके अलावा जो 2 बच्चे हैं उनको भी प्रॉब्लम थी, उनको 1 तारीख को, किसी को 2 तारीख को एडमिट किया गया था। तो कहीं इस तरह की बात नहीं आई है कि बिजली के जाने से या बिजली की प्रॉब्लम से, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रीशियन से भी बात की, जो बिजली का जो प्रॉब्लम हुई थी वो करीब 1-1:30 बजे के आसपास हुई थी। बीच में लाइट आ रही थी क्योंकि पैनल जल गया था, तो उस समय पैनल को ठीक करने में, उसको डायरेक्ट करने में थोड़ा समय लगा था। लेकिन जो उसका ऑल्टरनेट बैकअप होता है, जो एसएनसीयू के लिए अलग रहता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आई थी। अभी ये प्राइमरी फाइंडिंग्स पता चली है। अभी जब हम एक टेक्निकल कमेटी बनाएंगे और चीज़ों को और देखेंगे, सारे सीसीटीवी के फुटेजेस लेंगे, तो चीज़ों को और सर्टेन कर पाएंगे। अभी मैं जो टीम से बात कर रहा था उसमें मैं एक डॉक्टर से भी, जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी है, उनसे भी बात किया है। हमारा जो वेंटिलेटर्स थे दे वर ऑन थ्रू आउट द टाइम, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वेंटिलेटर पे टोटल 6 बच्चे थे, 4 बच्चे अभी भी हैं और अभी दे आर डूइंग फाइन। उनमें से 1-2 की स्थिति खराब है, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं। तो जो डॉक्टर्स की जी, एसएनसीयू में कितने बच्चे उस समय मौजूद थे और परिजनों को उनके बच्चे ले जाने के लिए, वार्म अप करने के लिए क्यों कहा गया? बीच में जो जैसा डीन साहब से बात हुई है कि बीच में जो क्या बोलते हैं उसको, वार्मर, हाँ, वार्मर में जो फ्लक्चुएशन आ रहा था उसमें एमबीसी क्या बोलते हैं उसको, केएमसी। तो बच्चों को क्या होता है कि जब थोड़ा सा जिनको ठंड लगती है तो उनको मार्सुपियल केयर के लिए परिजनों को बुलाया जाता है। तो जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी बता रहे थे कि कुछ मदर्स को बुलाया गया था, ये भी एक रूटीन प्रक्रिया होती है, क्योंकि मदर्स के आ जाने से क्या है, बच्चा थोड़ा सा कोजी भी फील करता है। तो ऐसा नहीं है कि बिजली के जाने की वजह से ऐसा होता है, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है। और उनमें से मेरे को लगता है 4-5 मदर्स को बुलाया गया था, उनमें से 2-3 की कंडीशन अभी भी ठीक है। कारण पता चला क्या, प्रमुख कारण क्या माने? नहीं, प्रमुख कारण जो है, एक तो है कि भाई, तो बच्चों की हालत गंभीर थी, इस वजह से ये पूरी घटना हुई है। इस बारे में कलेक्टर जानकारी देते हैं। श्रवण, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के। हालांकि जांच के बाद ही पूरी स्थिति जो है स्पष्ट हो पाएगी। आगे बढ़ते हैं, बलरामपुर से एक बड़ी खबर है। धर्म परिवर्तन करा रहे 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। प्रलोभन देकर जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। हिंदू युवा मंच और ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जमीरापाठ में एक ग्रामीण के घर पर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। बलरामपुर से जानकारी सामने आई है, प्रलोभन देकर जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।